तो भैया फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो कैसे रखेंगे? क्या एज इट इज रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। क्या उनके किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम उनको चेंज करके उनका उपयोग कर सकते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उसी तरह से हमें यहाँ पर पहला प्रोडक्ट दिख रहा है भैया जेली। तो जेली बनाने के लिए हमें अमरूद के फल की हम बात करते हैं। सबसे बेस्ट फ्रूट अमरूद का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा पेक्टिन के साथ साथ अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और जेली बनाने के लिए दोनों चीजें पर्याप्त है, पेक्टिन और अम्ल। जब पेक्टिन और अम्ल दोनों पर्याप्त मात्रा में होंगे तो उससे जेली या जिसे हम अवलेह भी कहते हैं वो बनने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए अमरूद के फ्रूट को सर्वोत्तम माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। अब कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम फलों का चयन करते हैं। इसके लिए आध पके फल लेंगे। कैसे फल लेंगे? तो आध पके फलों का चयन करेंगे, फिर उनको धोएंगे, काटेंगे, फिर छोटे छोटे टुकड़े करके उसको उबालेंगे और उबाल कर फ्रूट जूस को अलग कर लेंगे, मतलब फल रस अलग कर लेंगे भैया। अब फल रस अलग कर लिया। अब इस फल रस में हमें देखना है कि पेक्टिन है या नहीं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा पेक्टिन का परीक्षण और इसके लिए हमें स्प्रिट और एल्कोहल परीक्षण और जेल मीटर परीक्षण का उपयोग करना पड़ेगा। अब सर स्प्रिट, एल्कोहल और जेल मीटर परीक्षण कैसे होता है? तो मैं आपको बताता हूं भैया। अभी तक हमने देखा कि जेली बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना है। तो जेली बनाने के लिए फलों का चयन करना है। आधे पके फल ले लिए, उसके बाद उनको काट कर धोकर उबाल लिए, गूदा को बाहर फेंक दिया क्योंकि जेली बनाने में केवल और केवल फलों का जलीय रस काम में आएगा। फलों का जलीय रस लिया। अब इस जलीय रस में हमें संतुष्टि पाना है कि पेक्टिन है या नहीं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा पेक्टिन का परीक्षण और पेक्टिन के परीक्षण के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि है स्प्रिट परीक्षण और दूसरा है जेल मीटर परीक्षण। अब स्प्रिट परीक्षण की बात करें तो इसके लिए हम दो परख नली लेंगे। एक परख नली में स्प्रिट एल्कोहल भरा है और एक परख नली में जो फलों का जलीय रस था वो भरा है। इस स्प्रिट एल्कोहल को इसमें मिला देंगे। जैसे मिलाएंगे तो भैया इसमें एक इस तरह से धब्बा बनेगा। इस तरह से अगर धब्बे बन गया और इस धब्बे को हम बाहर निकालेंगे और ये धब्बा अगर पूरा का पूरा एक बार में बाहर आ गया तो सर्वोत्तम या बेस्ट क्वालिटी का पेक्टिन है। अगर 2 से 3 धब्बे निकले तो ये थोड़ा मीडियम क्वालिटी का है, मध्यम क्वालिटी का है, मध्यम गुणवत्ता का पेक्टिन है। और अगर बूंद बूंद करके बाहर निकला तो ये पुअर क्वालिटी का पेक्टिन होगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। स्प्रिट डाला और सफेद धाग बन गया, सफेद धब्बा बन गया और सफेद धब्बे को बाहर निकाला, पूरा पूरा धब्बा बाहर आ गया तो बेस्ट क्वालिटी का है। 2 से 3 टुकड़ों में आए तो मध्यम क्वालिटी का है और अगर बूंद बूंद करके आए तो पुअर क्वालिटी का है। सर जेल मीटर से कैसे नापेंगे? तो जेल मीटर के लिए भैया इस तरह से कांच का बना हुआ यह यंत्र होता है। इसमें इस तरह से चिन्ह लगे होते हैं। इसमें हमने फलों का जलीय रस डाला और 1 मिनट के लिए डाल के इस तरह से अंगूठे से बंद रखेंगे। ये अंगूठे से बंद कर दिया, पूरा फ्रूट जूस इसमें डाल दिया और अंगूठे से बंद कर दिया। फिर केवल और केवल 1 मिनट के लिए अंगूठे को यहाँ से हटाएंगे और इसको जूस को बाहर निकलने देंगे। अगर धीमी गति से बाहर निकला और इस चिन्ह तक आके रुक गया तो ऐसा माना जाएगा कि बेस्ट क्वालिटी का पेक्टिन है। और अगर हमने इधर से जलीय रस डाला और पूरा का पूरा जलीय रस बाहर निकल गया तो सोचेंगे पेक्टिन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब ये फ्रूट जूस हमने जो लेकर आए जलीय रस ये काम का नहीं है। इस तरह से जेल मीटर से द्वारा पेक्टिन परीक्षण किया जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस तरह से भैया टेस्ट किया जाता है स्प्रिट एल्कोहल के द्वारा और जेल मीटर के द्वारा। फिर उसके बाद हम आवश्यकता अनुसार उसमें शुगर, अम्ल मिलाकर उसको बॉईल करते हैं और बॉईल करते समय शक्कर की सांद्रता हो जानी चाहिए 55% और फ्रूट जूस लेंगे 45%। तो ध्यान रहे जब हम शुगर मिला रहे हैं तो कितनी मिलाते हैं? तो 55% और फलों का रस कितना लेते हैं? तो 45%। इस तरह इन दोनों को मिलाकर उबाल देते हैं और उबालते इतने समय तक है कि टेम्परेचर 221 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105 डिग्री सेल्सियस हो जाए। फिर हम उसको आंच से अलग कर लेंगे और आंच से अलग करके हम देखते हैं क्या इन पैरामीटर्स पर पूरा उतर रहा है। अगर इन पैरामीटर्स पर उतर रहा है तो जेली तैयार है, नहीं तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? फिर जेली के टेस्ट करेंगे। सबसे पहला अगर TSS 65 आ रही तो जेली तैयार है। जेली का pH 3.2 से 3.5 आ रहा तो जेली तैयार है। जेली में पेक्टिन की मात्रा 0.5 से 1 है तो जेली तैयार है। और
एसिड की मात्रा 0.5 से वो भी 1% के आसपास होनी चाहिए तो जेली तैयार है। और तैयार जेली में जल की मात्रा 30 से 32% तो जेली तैयार है। और जेली के आर पार देखने पर हमें उसके आर पार दिखना चाहिए तो जेली तैयार है। जेली को हथेली पर रखे इस तरह से तो जेली को काटना चाहिए, मतलब इस तरह से काटना चाहिए, इसका मतलब है कि जेली बेस्ट है। इस तरह से हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारी जेली बनकर तैयार हो गई है। और तैयार हुई या नहीं हुई इसके लिए कुछ टेस्ट भी है, तो हम देखते हैं। इन टेस्ट के माध्यम से जेली का परीक्षण करते हैं कि सर्वोत्तम जेली में क्या क्या टेस्ट होना चाहिए। तो पहला है फ्लेक टेस्ट। फ्लेक टेस्ट का मतलब है इस तरह से जेली जिस बर्तन में बन रही थी उसमें हम स्पून या चम्मच की सहायता से उसको निकालेंगे और जमीन पर गिराएंगे, वो आकर बिल्कुल चादर की तरह लेट जाए तो जेली बिल्कुल तैयार है। उसके बाद थर्मामीटर। थर्मामीटर अभी हमने देखा, अगर उस समय इसका टेम्परेचर 221 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो जेली तैयार है। रिफ्रेक्टोमीटर रीडिंग में इसका परसेंटेज 65% आना चाहिए या 65 डिग्री ब्रिक्स आना चाहिए तो जेली तैयार है। जल परीक्षण। इसमें हम जल परीक्षण में भैया एक गिलास लेंगे, उस गिलास में पानी भर दिया, उसमें जेली की एक बूंद डाल दी और यह बूंद अगर मान लो जेली की जाकर इस तरह से तली में बैठ गई तो जेली तैयार है। और मान लीजिए कि गिलास में जैसे जेली डाली और पूरी तरह से घुल गई तो जेली तैयार नहीं है। भार परीक्षण। जितना भी हमने पदार्थ लिया था अगर उसका 1.5 गुना भार हो जाए तो जेली को हमें तैयार समझना चाहिए। विपिंग जेली का मतलब क्या है भैया? तो जेली का रोना। सर जेली क्यों रो रही है? जेली का रोना इसलिए हो गया भैया क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा बढ़ गई और शर्करा की मात्रा घट गई, और ये जब दोनों का अनुपात बिगड़ जाता है तो जेली रोने लगती है, अर्थात जेली के ऊपर इस तरह से पानी की बूंदें दिखाई देती है। इसे ही हम कहते हैं जेली का रोना या विपिंग जेली। आई होप ये सारे सिद्धांत और इन विधियों का उपयोग करके हम श्योर होते हैं, आश्वस्त होते हैं कि जेली बन गई है। और अगर इन सारे टेस्ट में वो पास हो जाती है तो हम समझते हैं कि जेली बनकर तैयार होगी। आई होप बच्चों आपको ये बातें समझ में आई होगी। आज हम नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव फ्रूट की बात करें तो दैट इज जेम। आज हम बच्चों जेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेम बहुत ही महत्वपूर्ण फल उत्पाद है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हर वर्ष 1-2 क्वेश्चन दे के जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं कि भैया जेम का शुद्ध हिंदी नाम आपसे पूछा जाए तो होता है फल पाक। जेम का शुद्ध हिंदी नाम फल पाक है। जैसे हमने कल देखा था जेली का शुद्ध हिंदी नाम अवलेह होता है, उसी प्रकार से पेक्टिन का शुद्ध नाम असीलेस होता है, उसी प्रकार से भैया जेम का शुद्ध हिंदी नाम क्या है? फल पाक है, याद रहे। अब जेम बनाने के लिए हमें फल और शर्करा जो दोनों का अनुपात चाहिए वो 1:1 में लेना है। सर्वोत्तम फल पूछा जाए तो सेब। इसके अलावा भी हम बहुत सारे फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम बहुत सारे फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं जेम बनाने के लिए, लेकिन सर्वोत्तम फल पूछा जाए तो हमें बताना है भैया सेब होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। सर बनाने की विधि क्या है? जैसा हमने जेली बनाई सारी प्रोसेस वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना है कि हमने जेली बनाने में फलों का जलीय रस लिया था, लेकिन जब हम बात करेंगे जेम की तो जलीय रस के स्थान पर हम यहाँ पर लेंगे भैया गुदा फलों का। यहाँ पर किसके केस में? जेम के केस में। जेली के केस में फलों का जलीय रस और जेम के केस में फलों का गुदा लेंगे। सारी प्रोसेस सेम है। इसको उबालते उबालते ले जाएंगे और जब उबालने पर बॉइलिंग टेम्परेचर 222 डिग्री फ़ारेनहाइट या यूं कहे 105.5 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो ये मानिए डेफिनेटली कि भैया जेम पूरी तरह से तैयार है। अब जो जेम तैयार हुआ है उसका हम अगर संगठन देखें तो एक तैयार जेम का औसत संगठन, उसमें TSS वैल्यू 68 से 68.5 होना चाहिए, शर्करा की मात्रा 30 से 35% होना चाहिए, pH 3.3 से 3.5 होना चाहिए। एसिड बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, PAT में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, जिसकी वैल्यू 0.5 से 0.6 होना चाहिए और पेक्टिन होना चाहिए 1%। तो ये कुछ बेसिक बातें थी भैया जो मैंने आपको बता दी जेम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखें अब नेक्स्ट हेडिंग है किण्वित पेय पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ किससे किससे तैयार किए जाते हैं, ऐसा भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है। लास्ट ईयर PAT इस साल जो 2020 में हुआ था उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड करा है, वो भी हम देखेंगे। तो बच्चों शराब बनाने की बात हो तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शराब बनाने के लिए मेनली किसका यूज किया जाएगा?
तो भैया किया जाता है अंगूर का। जितना भी अंगूर उत्पादित होता है उसका 50% भाग वाइन बनाने में यूज कर लिया जाता है या प्रयोग कर लिया जाता है। वाइन बनाने के लिए मेनली यूज होता है किसका, तो अंगूर का। शराब बनाने के लिए मुख्यतः किसका यूज होगा, अंगूर का। उसके बाद नीरा। नीरा एक पेय पदार्थ है जो कि नारियल और नारियल जैसे ही ऊंचे वृक्ष पाम से बनाया जाता है। जब ऑप्शन में नारियल और पाम दोनों होगा तो पाम ज्यादा सही है, क्योंकि मुख्य तौर पर नीरा पाम से बनाई जाती है, उसके बाद नारियल से बनाई जाती है। फेनी भी एक पेय पदार्थ है जो कि भैया काजू और सेब किससे बनाया जाता है, काजू व सेब से बनाया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइडर पूछा जाए आपसे, स्पाइडर नहीं है बेटा, साइडर। साइडर ये बनाया जाता है सेब से। साइडर सेब से काफी फेमस है। और कंजी एक पेय पदार्थ है जो कि ब्लैक कैरोट अर्थात काले गाजर की सहायता से बनाई जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइन भी किण्वित पदार्थ है। सारा पेय पदार्थ, किण्वित पदार्थ का अर्थ है सड़ा गलाकर बनाए गए पदार्थ। तो ये सारे सब सड़ा गलाकर ही बनाए जाते भैया, याद रखना हमें, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आगे कि ऐसे भी तो कुछ पदार्थ होंगे जो बिना किण्वन के बने। तो यहाँ पर बेटा अकिण्वित पेय पदार्थ दिए गए। हालांकि ये सब अकिण्वित पदार्थ हैं जिनको बिना फर्मेंट के बनाया जाता है। अब इनका हिंदी में भी मैं आपको नाम बताते चलूंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपके लिए, नोट्स में भी ये चीज़ें नहीं मेंशन है, ठीक है भैया। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ है। अब ये तो हिंदी इंग्लिश एक ही बात है, इसका तो कोई 40 तो 40 ही रहेगा। सिर्फ मैं इसके नाम बताते चलता हूँ। प्राकृतिक रस क्या हम बात करें तो प्राकृतिक रस तो प्राकृतिक होगा, नेचुरल। उसमें फलों का रस कितना होगा, 100% होगा। TSS हम कई बार पढ़ चुके हैं, टोटल सॉल्युबल सॉलिड कुल विलय ठोस। स्वीटेंड लाइम या स्वीटेंड जूस, मीठा रस अगर फलों का है तो उसमें रस मीठा है तो शक्कर मिलाएंगे, इसलिए शक्कर की मात्रा ज्यादा होगी। वो इसमें 80% फ्रूट जूस लेंगे और 10% उसका TSS आएगा। रेडी टू सर्व, इसको भैया ऐसा ही याद रखना है। RTS का मतलब होता है रेडी टू सर्व। उसके बाद नेक्टर मतलब फलों का मकरंद है, सॉरी फूलों का मकरंद, उसे हम नेक्टर कहेंगे। कार्डियल, कार्डियल के नाम से ही आता है एग्जाम में भी, नींबू वाले फलों से बनाया जाता है। ऑरेंज मतलब संतरा, पाइनएप्पल मतलब अनानास। उसके बाद स्क्वेश, अगर हम स्क्वेश की बात करें। उसके बाद सिरप जो शक्कर का घोल है। चटनी हम भली भांति जानते हैं। जेम हम पढ़ रहे हैं बेटा इसके बारे में, और जेली ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये इनकी TSS वैल्यू और फ्रूट जूस कितना होना चाहिए उसके बारे में एक चार्ट है, ये आप अच्छे से इसको देख लें, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। चलिए उसके बाद टमाटर से जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चाहे टमाटर का जूस हो, टमाटर का सूप हो, टमाटर की पूरी हो, टमाटर का पेस्ट हो, टमाटर का केचप हो या टमाटर का सॉस हो, ये सब भैया, या शरबत हो, ये सब भैया प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं टमाटर से, उनकी यहाँ पर हमने TSS वैल्यू दे रखी है, ठीक है। चलिए एक बात यहाँ पर लिखी गई है, मैं इसको हिंदी में जरूर बता दूंगा आपको कि भैया आप हमेशा सुनोगे सॉस और केचप, सॉस और केचप ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बनाने की विधि सारी बातें सब सिमिलर है, चाहे सॉस की बात करें चाहे केचप की बात करें, इनका सारा प्रोसेस एकदम सिमिलर है। लेकिन अंतर क्या है सर, तो यहाँ अंतर एक साफ दिखता भैया कि जो केचप है उसका TSS कम है और सॉस का TSS ज्यादा है। केचप का जो TSS होता है वो 28 होता है और सॉस का जो TSS होता है वो 30 होता है। ये एक माइनर सा डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। केचप और सॉस दोनों को बनाने का तरीका, दोनों का संसाधन ताप, दोनों की सारी प्रोसेस एक जैसी है, सिर्फ अंतर आ जाता है TSS का। ये सब क्यों सर, क्योंकि उसको हम ज्यादा उबाल देंगे तो गाढ़ा हो जाता है, इसलिए सॉस को जरा डेंस करके बनाया जाता है, इसलिए उसका TSS बढ़ जाएगा और केचप का TSS 28 होता है।